यकीनन मंजिल मिलेगी परिंदों को, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। यकीनन मंजिल मिलेगी परिंदों को, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जिंदगी में, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सर करियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए, सीआरपीएफ के सुरमाओं के लिए जो ब्रह्मास्त्र सीरीज अपनी चल रही है, उसी कड़ी में 12 क्लासेज आपकी पहले हो चुकी हैं। आज आपकी 13 नंबर क्लास लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो देखिए, रोज के मैं 25 क्वेश्चन करवा रही हूँ, डेली आपको 25 क्वेश्चन करवाती हूँ, साथ में एक्स्ट्रा में भी जैसे ग्रामर के जो टॉपिक है उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, आपके 25 क्वेश्चन आने हैं, इसमें हर सब्जेक्ट का अच्छा खासा रोल रहेगा। हिंदी भी, हिंदी देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसको यदि हल्के, हिंदी को यदि आप हल्के में ले लिया ना, तो हिंदी आपकी हिंदी कर देगी। किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से पढ़िए। देखिए, रोज आपकी क्लास आ रही है, 7 बजे मैं लेती हूँ आपकी हिंदी की क्लास, ठीक है। 8 बजे आती है अपने करणी सिंह जी राठौर सर की, जो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। 8 बजे आती है आपकी मैथ की। इसी प्रकार से 9 बजे आती है आपकी हरी सर की, जो लाइव आती है स्टैटिक जीके की। तो जुड़े रहिए 7 बजे से 10 बजे तक। किसके साथ? कैरियर बनाओ टीम के साथ। देखिए, नाम ही कितना यूनिक है, आपके कैरियर के लिए आपका चैनल। कौन सा? कैरियर बनाओ चैनल। तो बने रहिए कैरियर बनाओ टीम के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज आपकी 13 नंबर क्लास है। 12 क्लासेज आपकी पहले हो चुकी है। एक बार यदि आप पहली बार आए हो तो पीछे की क्लासेज भी आप देख लेना, क्योंकि देखिए 25 क्वेश्चन आना मतलब अच्छा खासा रोल रहेगा। परीक्षा है आपकी, एग्जाम में हर एक नंबर का रोल रहता है। यहाँ तो आपके 25 क्वेश्चन की बात है, तो हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला आपका क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? संधि के पहला क्वेश्चन आपका संधि का आ गया है। देखिए, संधि शब्द की बात करें, डेली मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। देखिए, मैंने पहले बोला था आपको सामान्य परिचय से, यानी कि डेफिनेशन से या फिर शाब्दिक अर्थ से या फिर विभेद से, इनसे भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने आपको संधि शब्द है उनका संधि विच्छेद करना, उनको जोड़ना, उसमें संधि का नाम बताना, ये बहुत अच्छी तरीके से बताया है। फिर भी मैं आज दोबारा भी रिवाइज कर दूंगी। संधि शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस धी। संधि शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बात करें संधि शब्द, खुद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं के स्थान पे नय हो जाएगा, यानी कि मैं का क्या हो जाएगा? नय हो जाएगा। तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है। देखिए, संधि शब्द खुद में है कौन सी? व्यंजन संधि है। बात करें संधि शब्द की परिभाषा की, जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलके जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? अपन संधि कहते हैं। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना होता है। इसी प्रकार के संधि के भेद की बात करें तो संधि के भेद होते हैं 3। देखिए, कल अपना क्वेश्चन आया था संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के तो होते हैं 3। कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन खुद स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अपन क्वेश्चन है वो ढंग से नहीं पढ़ते हैं, ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लेकिन खुद संधि कितनी होती है? 3 होती है। यदि कोई शब्द है उसमें यदि स्वर के स्थान पे परिवर्तन होता है तो वहां स्वर संधि हो जाएगी, यदि विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि हो जाएगी, और यदि व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन होता है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। देखिए, बहुत सिंपल है संधि, यदि समझ में नहीं आए तो बहुत हार्ड है, लेकिन यदि आपको शब्द है उसको पकड़ना, यानी उसमें मूल शब्द निकालना, उसको तोड़ना यदि आपको आ गया, बहुत इजी है संधि। उसी प्रकार से समास, यदि संधि आ गई ना, फिर आपका समास, आपका उपसर्ग, आपका प्रत्यय, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? पहला आपका ऑप्शन है वागीश, दूसरा है आपका दिगंबर, तीसरा है आपका रत्नाकर, 4 नंबर है आपका दुष्कर्म। बताइए आंसर, आप बताओगे फिर मैं बताऊं? चलिए, वागीश शब्द की बात करें, वागीश जो शब्द है उसकी बात करते हैं। वागीश शब्द का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईस। इसमें ई शब्द वो मूल शब्द है, बचता है वो एज इट इज लिख दीजिए। देखिए, फिर कै का क्या हो जाएगा? गय हो जाएगा, यानी कि कै का क्या हो जाएगा? गय हो जाएगा। इसमें कौन सा रूल काम कर रहा है? पहला है वो किस में चेंज हो रहा है? तीसरे में चेंज हो रहा है। तो वाक प्लस ईस बराबर वागीस। चेंज किसके स्थान पे हो रहा है? व्यंजन के स्थान पे। तो संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? वागीस में आपकी संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है। नेक्स्ट है दिगंबर। दिगंबर शब्द की बात करें तो दिक प्लस
अंबर, अंबर इसमें मूल शब्द है, बचता है वो एज इट इज लिख दीजिए। अब परिवर्तन किसके स्थान पे हो रहा है, वही व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। ठीक है, अगला है रत्नाकर। रत्नाकर शब्द का संधि विच्छेद होगा रतन प्लस आकर। अब बताइए इसमें किसके मतलब क्या मिल रहा है, जब दो समान स्वर जहाँ पे मिलते हैं वहां कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी, और स्वर संधि में भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। तो देखिए रतन प्लस आकर ए प्लस आ, ठीक है, तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पे, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि यानी स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है दुष्कर्म। दुष्कर्म शब्द की बात करें तो दू है प्लस कर्म, संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। देखिए शब्द होते हैं उनको बोल के देखिए, तो इसमें से मूल शब्द ढूंढिए, मूल शब्द को प्लस के बाद में लिख दीजिए, जो बचता है वो पहले लिख दीजिए। देखिए एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं मांगता है, आपको आंसर है वो खुद क्वेश्चन में देता है, बस आपको ये देखना है परिवर्तन किसके स्थान पे हो रहा है। तो यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण पूछा है, तो यानी या तो स्वर के स्थान पे परिवर्तन होगा या फिर स्वर समान स्वर मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए स्वर है वो मिल रहे हैं, यानी कि रत्नाकर शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है मनः प्लस भाव। मनः प्लस भाव है वो संधि विच्छेद आपका दे रखा है, उसको जोड़ने से कौन सा शब्द बनता है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है मन भाव, दूसरा है मनहयाव, तीसरा है मनोभाव, और 4 नंबर है आपका मनयाव। आंसर कीजिए फटाफट। मनः प्लस भाव को जब जोड़ते हैं, संधि क्या होती है, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता, वही संधि होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका कैसे कटेगा, देखिए इसमें नए है वो पूरा दे रखा, आपको चेंज कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पे जो मिलते हैं उसमें चेंज होता है, ना कि इनमें। तो देखिए यहाँ नए पूरा दे रखा है, यहाँ पे नया आधा हो गया, तो ये ऑप्शन कट गया। दूसरा है मन है याव, यानी कि है कहाँ से आया, विश्व का है कहाँ से आया। अगला है मनोभाव, देखिए मन है प्लस भाव, यहाँ विश्व का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, भाव है वो इसमें मूल शब्द निकल रहा है, भाव मूल शब्द निकलने के कारण मनः के ये जो ओ है उसका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो मनः प्लस भाव बराबर क्या हो जाएगा, मनोभाव हो जाएगा। संधि आपकी कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है, किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है। पहला आपका ऑप्शन है कंठ, दूसरा है आपका तालु, तीसरा है आपका ओष्ठ, और 4 नंबर है आपका मृधा। आंसर कीजिए फटाफट, किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है। तो देखिए ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है आपका तालु। बात करें देखिए कंठ की करें, व्यंजन की बात करें तो कै वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और इसकी ध्वनि होती है वो क्या होती है, कंठे होती है। इसका जो ई का है वो उच्चारण स्थान तो है तालु, लेकिन इसकी ध्वनि क्या हो जाएगी, तालव्य। ठीक है, ओष्ठ का देखिए पैवर्ग होता है ना व्यंजन में, पैवर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, और ध्वनि कौन सी होती है, ओष्ठ। नेक्स्ट है आपका मृधा। मृधा आपका टैवर्ग का उच्चारण स्थान होता है, और ध्वनि कौन सी होती है, मूर्धन्य। कौन सी होती है, मूर्धन्य। तो देखिए ईश्वर का सही उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तालु है वो ई का उच्चारण स्थान है। अगला है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्या पूछा है यहाँ पे, प्रत्यय पूछा है। देखिए आपको सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ने हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या पूछा है, प्रत्यय पूछा है। अपन जल्दबाजी में कई बार क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं, और आपका आंसर कैसे गलत होता है, आते आते आपका आंसर गलत। कई बार अपन बोलते हैं ना एग्जामिनर में मेरे तो आते आते 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। एग्जाम में आपको आते रहते हैं, लेकिन आप जल्दबाजी में, आपके प्रेशर रहता है कि मतलब इसमें नहीं होगा तो कितने क्वेश्चन अपने सही होंगे, कौन से गलत होंगे। सोचना कुछ नहीं है, फ्री माइंड से जाओ एग्जाम में, और ऐसे एग्जाम को ऐसे एंजॉय की तरह करो, ऐसे नहीं प्रेशर लेके करोगे तो 1-2 क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके ढंग से नहीं पढ़ने के कारण गलत होते हैं, नहीं होते हैं क्या, होते हैं भाई। देखिए तो इसमें क्या पूछा है, प्रत्यय का प्रयोग पूछा है। पहला आपका ऑप्शन है विकल्प, दूसरा है आपका अलक, तीसरा है आपका पुलक, 4 नंबर है आपका धनिक। सबसे पहले तो प्रत्यय कहते किसे हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंत में ऐसा शब्द जुड़ा है जो जुड़ के उसके अर्थ में ही परिवर्तन कर दिया।
देखिए पहला शब्द है विकल। विकल शब्द है, उसके अंत में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। अलक भी देखिए रूढ़ है, पुलक भी। तो देखिए धनिक जो शब्द है उसमें इक प्रत्यय होने के कारण ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि धन प्लस इक। इक क्या है आपका? प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय कहाँ जोड़ते हैं? शब्द के अंत में। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है पुरोधा शब्द में संधि है। पुरोधा शब्द में संधि है। पहला आपका ऑप्शन है गुण, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है यण, 4 नंबर है आपका विसर्ग। आंसर कीजिए फटाफट। पुरोधा शब्द में संधि है। देखिए संधि इसमें कौन सी हो जाएगी? पूरे है प्लस, संधि विच्छेद की बात करें, पूरे है प्लस धा। अब जो विसर्ग है उसका क्या हो गया? ओ हो गया, यानी कि पुरोधा में संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। यदि देखिए आपको संधि समझ में नहीं आई है अभी भी, यदि आप किसी शब्द का संधि विच्छेद नहीं कर पा रहे हैं या फिर संधि उसका नाम नहीं बता पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं अलग से इसके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगी आपके लिए ना, ताकि मतलब उसमें आपको ये बता दूंगी कि शब्द को तोड़ते कैसे हैं, कैसे उसमें संधि का नाम बताते हैं और कैसे उसको जोड़ते हैं। ये सारी चीजें बता दूंगी। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया ना तो आप कमेंट करके बता देना। तो देखिए पुरोधा शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? कि नहीं है नहीं पूछा, इसमें है पूछा है। ठीक है, कौन सी शब्द में विसर्ग संधि है? ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है अत्यधिक, दूसरा है मनोनुकूल, तीसरा है उत्तम और 4 नंबर है आपका तन्मय। आंसर कीजिए कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? तो देखिए बात करें अत्यधिक शब्द की, अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद करें। सबसे पहले मूल शब्द क्या है इसमें? अधिक। ठीक है, क्या बचा पहले? अति। अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। शब्द कहां से टूट रहा है? ये से टूट रहा है। ये से टूटा मीन्स यण संधि हो जाएगी, यानी कि ई प्लस ए बराबर क्या हो रहा है? ये हो रहा है। और कोई शब्द है वो ये से टूट रहा है, ये से टूट रहा है मीन्स संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला है मनोनुकूल। मनोनुकूल शब्द के संधि विच्छेद की बात करें तो मन प्लस अनुकूल, क्योंकि इसमें अनुकूल क्या है? अनुकूल आपका मूल शब्द है। ओ का क्या हो रहा है? विसर्ग हो रहा है। संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। देखिए बहुत इजी है, यदि आप समझते हो ना व्याकरण को, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू। उत्तम शब्द की बात करें तो उत्तम, देखिए उत्तम का संधि विच्छेद हो जाएगा उद प्लस तम। किसके स्थान पे परिवर्तन? व्यंजन के स्थान पे। तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। अब देखिए तन्मय शब्द की बात करें तो तत् प्लस मय। इसमें भी किसके स्थान पे परिवर्तन? व्यंजन के स्थान पे। तो संधि कौन सी? व्यंजन संधि। देखिए आपको ये देखना है कि परिवर्तन किसके स्थान पे हो रहा है। यदि व्यंजन के स्थान पे हो रहा है तो सीधा टिकाइए क्या? व्यंजन संधि। यदि विसर्ग के स्थान पे हो रहा है तो सीधा चेपिए विसर्ग संधि। और स्वर के स्थान पे हो रहा है, और देखिए यदि कोई शब्द है वो, देखिए यदि कोई शब्द है वो एक मात्रा से टूट रहा है तो उसमें क्या करोगे आप? गुण संधि करोगे। यदि कोई शब्द है वो ये व और रे से टूट रहा है तो उसमें यण संधि करोगे। और यदि दो समान स्वर मिल रहे हैं तो उसमें दीर्घ संधि करोगे। यदि स्वरों में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि संधि करोगे। और यदि कोई शब्द है वो अय आय और आव से टूट रहा है तो वहां पे अयादि संधि करोगे। कुछ हार्ड नहीं है संधि, देखिए समझने की बात है। आप ढंग से एक बार समझ लोगे ना, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसमें क्या पूछा है? विसर्ग संधि पूछी है। विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा मनोनुकूल, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका तत्पुरुष, दूसरा है आपका द्वंद्व, तीसरा है द्विगु और 4 नंबर है आपका बहुव्रीहि। नवग्रह क्या होता है? 9 ग्रहों का समूह होता है, एक खगोलीय पिंड होता है। ठीक है, तो नवग्रह शब्द में कौन सा समास हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास होता है, देखिए पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं 4, और हिंदी जगत में अपने समास के भेद होते हैं 6। देखिए पद की प्रधानता के आधार पर द्विगु और कर्मधारय समास को अलग से न मान के उनको तत्पुरुष के ही विभेद माने जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे पद की प्रधानता के आधार पर समास हो जाएंगे आपके 4। तो उसी आधार पे जो अव्ययभावी समास होता है उसका प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष है उसका द्वितीय पद प्रधान होता है, और द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं। उसी प्रकार से बहुव्रीहि का तीसरा या फिर अन्य या फिर कोई पद प्रधान नहीं होता है। उस आधार पर नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा आपका?
बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? इस वाक्य में पर है वो कौन सा कारक है? देखिए बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कौन सा समास है जिसे कारकीय समास के नाम से भी जाना जाता है? देखिए जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, ये देखिए सीधा क्वेश्चन है, एज इट इज आके टिकता है एग्जाम में। तत्पुरुष समास को अपन कारकीय समास भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अपने हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, उनकी विभक्तियां होती है 7, और समास के साथ 6 का यूज होता है। ध्यान में रखना है, कृता प्लस संबोधन का यूज है वो समास में नहीं होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब क्या पूछा आपको, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? पर है वो कौन सा कारक है? तो कर्म का कारक क्या होता है? को। संप्रदान का क्या होता है? के लिए। अधिकरण का क्या होता है? में पर। और अपादान का क्या होता है? से। अब देखिए करण और अपादान के सेम कारक होते हैं से। करण वाले से का अर्थ क्या होता है? यदि करण वाला जो शे है वो वहां पे यूज होगा जहां साधन के रूप में इसका यूज हो रहा हो, और यदि अपादान वाला शे है वो अलग होने के अर्थ में यूज होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा आपको, पर है वो कौन सा कारक है? पर कौन सा कारक है? अधिकरण, क्योंकि अधिकरण जो होता है उसके कारक चिन्ह क्या होते हैं? में और पर। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? तो देखिए वाक्य दे रखा है, उसमें अव्यय रखना है आपको। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, 1 या 2 क्वेश्चन। देखिए वाक्य क्या है, आज धन रिक्त स्थान कोई नहीं पूछता। आज धन कोई नहीं पूछता। एक एक ऑप्शन उठाइए, क्या करोगे? ऑप्शन को रिक्त स्थान पे रखोगे, फिर आपको अच्छा लगना चाहिए, नहीं आपको नहीं, एग्जामिनर को अच्छा लगना चाहिए ना। यानी कि जो वाक्य है वो जमता है, आपके बोलने में अच्छा लग रहा है, मतलब वो सही दिख रहा है, आपको बोलने में वो सही लगेगा ना, वही आंसर होगा। देखिए आज धन, एक एक ऑप्शन उठाइए, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता है, या फिर आज धन के साथ कोई नहीं पूछता है, या फिर आज धन तक को कोई नहीं पूछता है, या फिर आज धन कहाँ कोई नहीं पूछता है। आप बताइए आंसर कौन सा होगा? आज धन के बिना कोई नहीं पूछता है, और ये रियलिटी है, आज धन के बिना आपको कोई नहीं पूछता है। यदि आपके पास धन है तो आपको, आपके सब लोग आपके पीछे पीछे रहेंगे। उसी प्रकार से देखिए आप अच्छे से मेहनत कीजिए, देखिए मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। आप अपने फेलियर को अटेंशन मत दीजिए, हार्डवर्क कीजिए, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, डेडिकेशन ये रखिए अपनी लाइफ में। दूसरों से कुछ मतलब मत रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते, है ना। देखिए किसी ने क्या कहा, खूब कहा है, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां ढूंढने के लिए लोग है ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां ढूंढने के लिए लोग है ना। रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। यदि प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। यदि कुछ करना है तो अलग कर, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तो करके दिखा दुनिया को कुछ, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। तो इस प्रकार से बनो, भीड़ में देखो, भीड़ में चल, भीड़ है वो आपको साहस तो देती है लेकिन आपकी पहचान है वो छीन लेती है। अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छा नाम रोशन कीजिए अपने मम्मी पापा का, अपने गुरु का। तो देखिए यदि आप सक्सेस हो जाओगे तो इसमें आपके मम्मी पापा, आपका गुरु सब खुश हो जाएंगे। देखिए यदि कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए, सफल हुए तो आपके घर वाले खुश, और नहीं हुए तो पड़ोसी खुश, बस इतना ही तो है। तो देखिए आज धन के बिना कोई नहीं पूछता है, ये आपका सही जम रहा है, आपके एग्जामिनर को भी ये सही लगेगा। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है। देखिए कमल शब्द की बात करें, यदि कोई भी शब्द है उसके अंत में यदि जय प्रत्यय लगा हुआ है, बिना सोचे सीधा आप कमल का पर्यायवाची कर देना। यदि कोई शब्द है उसके अंत में जय लगा हुआ है, जय प्रत्यय, जय का अर्थ वहां पे होता है जन्म लेना, जन्म लेना या फिर उत्पन्न होने से होता है। तो देखिए कमल शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो कमल के पर्यायवाची होते हैं जलज, नीरज, पयोज, उत्पल, इंदिवर, ठीक है, एक होता है सरशिरु, ठीक है। देखिए कोई भी शब्द है उसके अंत में यदि जय प्रत्यय लगा हुआ है तो वो सीधा किसका पर्यायवाची हो जाएगा?
कमल का हो जाएगा। यदि दै लगा हुआ है तो वो किसका हो जाएगा, बादल का। दै यदि कोई शब्द है, देखिए जैसे जलज है, वैसे ही एक शब्द होता है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। एक शब्द होता है जलज, एक होता है जलद, और एक होता है जलद। क्या अंतर होता है इसमें? देखिए जो जय हो कोई शब्द है, उसके अंत में यदि जय लगा हुआ है, उसका अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाला। यानी कि ये जो भी शब्द है जिसके अंत में जय लगा होगा वो कमल के पर्यायवाची होंगे। किसके? कमल के होंगे। जिसके अंत में दय लगा होगा, दय का अर्थ होता है देने वाला। देने वाला कौन होता है? जल को देने वाला कौन होता है? बादल। तो ये किसके पर्यायवाची होंगे? बादल के। इसी प्रकार से धय यदि किसी वर्ड के अंत में आता है तो वो क्या आता है? धारण करने वाला। धय का अर्थ क्या होता है? धारण करना। तो धारण कौन करता है? समुद्र। ये तीनों चीज ध्यान रखना। जिस भी वर्ड के अंत में जय, दय या फिर धय आता है वो किसके? कमल के, बादल के और समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। पहला है रजनीगंधा, दूसरा है गुलाब, तीसरा है अंबुज और 4 नंबर है मल्लिका। तो देखिए अंबुज शब्द के अंत में जय आने के कारण उसका कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंबुज। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है केदार का पर्यायवाची शब्द है। केदार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पहला आपका ऑप्शन है ब्रह्मा, दूसरा है विष्णु, तीसरा है महेश और 4 नंबर है इंद्र। तो देखिए केदार का पर्यायवाची होगा महेश। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है भूषण का विलोम शब्द है। भूषण का विलोम शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है विष्णु, दूसरा है भूषक, तीसरा है दूषण और 4 नंबर है आपका भूषा। आंसर कीजिए फटाफट। भूषण का विलोम क्या होगा? तो देखिए भूषण का विलोम होगा दूषण। इसके अलावा मैं रोज आपको जो रिपीट करती हूँ वो दोबारा बताती हूँ। अथय का इति, उन्मुख का विमुख, उन्मुख का आपका होगा विमुख। ये 2-3 जो मैंने टॉपिक वाइज बताए थे, एक था उपसर्ग, उपसर्ग का आपका प्रत्यय नहीं होता है, क्या होता है? परसर्ग। क्या होता है? परसर्ग। एक मैंने कल अच्छा सा वर्ड आपको बताया था उपत्यका, यानी कि पहाड़ के तलहटी की भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका। ये वन वर्ड में वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है। उपत्यका का विलोम होता है अधित्यका। क्या होता है? अधित्यका। यथार्थ का क्या होता है? आदर्श। क्या होता है? आदर्श। शाश्वत का क्या होता है? नश्वर। क्या होता है? नश्वर होता है। उन्मुख का क्या होता है आपका? विमुख होता है। उत्कृष्ट का क्या होता है आपका? निकृष्ट होता है। तो देखिए सदाचार का क्या होता है? कदाचार होता है। इसी प्रकार से आप दिल्ली के 5-5, 10-10 है वो आपको विलोम शब्द है, शब्द शुद्धि वाले यानी कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्धि वाले वर्ड है वो याद करने हैं। तो ऐसे अपने 10-10 चलेंगे या फिर 5-5 चलेंगे तो एग्जाम तक आपके अच्छे से वोकैब भी तैयार हो जाएगी। तो भूषण का विलोम क्या हो जाएगा? दूषण। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है उद्धत का विलोम शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है सौम्य, दूसरा है शोखे, तीसरा है उत्तम और 4 नंबर है आपका कोमल। आंसर कीजिए। उद्धत का विलोम शब्द है। तो देखिए उद्धत का विलोम शब्द है सौम्य, उत्तम का आपका विलोम शब्द होता है अधम, कोमल का आपका होता है कठोर। ये भी ध्यान रख लेना। तो उद्धत का क्या होगा? सौम्य। अगला है लौकिक। लौकिक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। लौकिक किसे कहते हैं? पहला आपका ऑप्शन है पकड़ लिया गया, दूसरा है एक सम्मान दिखने वाला, तीसरा है लौकी से बना, 4 नंबर है जो इस श्लोक की बात करता हो, यानी कि जो इस श्लोक की बात हो। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है इहलोक, एक होता है पारलौकिक। इहलौकिक और पारलौकिक। इहलौकिक यानी इस श्लोक से संबंधित हो और पारलौकिक हो जाए वो जो इस श्लोक से संबंधित नहीं हो। ये भी कई बार वर्ड पूछा जाता है। इहलोक का विलोम क्या होता है? पारलौकिक। इहलौकिक का होता है पारलौकिक। तो देखिए लौकिक किसे कहते हैं? जो इस श्लोक की बात करता हो। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, बताइए वन वर्ड कौन सा है? पहला आपका ऑप्शन है उत्तरीय, दूसरा है उत्तरायणी, तीसरा है उत्तराधिकारी, 4 नंबर है आपका उत्तरापेक्षी। तो देखिए पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या होता है? उत्तरापेक्षी। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है बिना घर का। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है अनाथ, दूसरा है अनाहत, तीसरा है अनिकेत और 4 नंबर है आपका अनिग्रह है। आंसर कीजिए फटाफट। बिना घर का क्या होता है? अनाथ। देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है आपका अनुग्रह,
ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्धि अशुद्धि में पूछे जाते हैं। देखिए एक होता है आपका अनुग्रह, अनुग्रह में रे होता है, और एक शब्द होता है आपका अनुग्रहित। अनुग्रहित में क्या होता है आपका री होती है, ये ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जाता है। अनुग्रह शब्द में तो रे होता है और अनुग्रहित में क्या होता है, री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है किसी विषय की पूरी छानबीन करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है विवेचन, दूसरा है आपका विश्लेषण, तीसरा है मीमांसा और 4 नंबर है आपका समीक्षा। आंसर कीजिए, किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है, विवेचन। क्या कहलाता है, विवेचन। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा रिक्त स्थान है। वही देखो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक या दो क्वेश्चन आपके फिक्स है, कंफर्म आएंगे, देख लेना। आपके एग्जाम का पैटर्न यही कहता है कि 2 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके सीआरपीएफ में। पहला आपका ऑप्शन है दयनीय, दूसरा है अनुकरणीय, तीसरा है शोभनीय और 4 नंबर है हास्यास्पद। एक एक ऑप्शन को उठाइए और रखिए। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा दयनीय है, या फिर देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है, या फिर देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा शोभनीय है, या फिर देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा हास्यास्पद है। अब देखिए देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा दयनीय हो सकती है क्या, देखिए लगन है निष्ठा है वो कभी दयनीय नहीं होती है, वो शोभनीय भी नहीं होती है, वो हास्यास्पद भी नहीं होती, वो क्या होती है, अनुकरणीय। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है इस रिक्त स्थान परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। वही रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है, तो एक एक ऑप्शन उठाइए। इस तीक्ष्ण परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है, या फिर इस कठिन परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। ये तो देखिए कठिन वर्ड है, वो पुनरुक्ति के कारण इसमें वाक्य अशुद्धि हो जाएगी, तो ये वैसे नहीं होगा, ये तो वैसे कट गया। तीसरा है इस गंभीर परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है, या फिर इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। बताइए आंसर। तो देखिए परिस्थितियां क्या होती हैं, तीक्ष्ण होती हैं क्या, नहीं। कठिन होती हैं क्या, नहीं। गंभीर होती हैं क्या, नहीं। क्या होती है, परिस्थितियां हैं वो आपकी विषम होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थी समूह है। विलोम शब्द पूछा है, बताइए। पहला ऑप्शन है आपका पक्ष का विलोम होता है प्रतिपक्ष, दूसरा है आस्तिक का होता है नास्तिक, तीसरा है स्वर्ग का होता है नरक, और 4 नंबर है सामिश का होता है साकारी। बताइए आंसर कीजिए। देखिए सामिश जो शब्द है ये देखिए तीनों है, ये विलोम शब्द आपके बिल्कुल सही है। सामिश का अर्थ साकारी होता है। सामिश का विलोम क्या होता है, देखिए ये इसका विलोम शब्द नहीं होता, ये अर्थ आ गया। सामिश का विलोम क्या हो जाएगा, निरामिष। क्या आ जाएगा, निरामिष हो जाएगा। तो यहाँ पे अर्थ नहीं पूछा है, क्या पूछा है, विपरीत शब्द यानी ऑपोजिट शब्द पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 4 अब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सामिश का विलोम साकारी न होके सामिश का विलोम क्या होता है, निरामिष होता है। अगला है जरा का विलोम शब्द है। जरा जो वर्ड है उसका विलोम क्या है। पहला आपका ऑप्शन है थोड़ा, दूसरा है यौवन, तीसरा है जला, और 4 नंबर है आपका अल्प। आंसर कीजिए। जरा का विलोम शब्द है, तो देखिए जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा यानी कि वृद्धावस्था। क्या होता है, वृद्धावस्था। अब देखिए एक शब्द होता है बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस आपा, बूढ़ा प्लस आपा। बुढ़ापा शब्द में संज्ञा कौन सी होगी, बताइए। देखिए ऐसे वर्ड जिनमें आपके भाव दर्शाते हो, भाववाचक संज्ञा, जैसे बुढ़ापा हो गया, या फिर गरीबी हो गया, दरिद्रता हो गया, या फिर क्रोध हो गया, दया हो गया। ये शब्द कैसे हैं, ये भाव को दर्शाते हैं। जो शब्द है वो भाव को दर्शाते हैं, उसमें संज्ञा कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा। जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए आएगा उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, यदि किसी समूह को दर्शाते हैं तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। तो क्या पूछा है यहाँ पे, जरा का विलोम पूछा है। जरा का अर्थ होता है वृद्धि या फिर बुढ़ापा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, यौवन। देखिए जरा का वैसे अर्थ की बात करें तो जरा का एक अर्थ अल्प भी होता है, ठीक है, तो अल्प का विलोम होता है बहुत। ये भी ध्यान रखना है, जरा का अर्थ एक अल्प भी होता है, यानी कि जरा सा यानी कि थोड़ा सा यानी कि अल्प सा।
तो इसका क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। यहाँ पे जरा का विलोम शब्द आपका यौवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है किस क्रमांक का शब्द है वो शुद्ध है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है उज्जवल, दूसरा है उज्जवल, तीसरा है उज्जवल और 4 नंबर है उज्जवल। वर्ड को बोल के देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्धि अशुद्धि में क्या होता है, वर्ड होते हैं उनको बोल के देखिए। आप बोलते शुद्ध है लेकिन उनको देखते सही नहीं है ना। तो देखिए उज्जवल जो शब्द है वो कैसे लिखा जाता है, उज्जवल में दोनों जय है वो आधे आते हैं। उज्जवल शब्द से बनता है आपका प्रोज्वल, प्रोज्वल शब्द भी उज्जवल से ही बनता है क्योंकि इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें मूल शब्द निकलता है उज्जवल, बाकी क्या बचता है पर है। तो प्रोज्वल शब्द है उसमें मूल शब्द उज्जवल होता है। उज्जवल शब्द में दोनों जय है वो क्या आते हैं, आधे आते हैं। देखिए और भी शब्दों की बात करें, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए बात करें प्रतिनिधि शब्द होता है एक, प्रतिनिधि में तीनों जो मात्राएं होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। इसके अलावा देखिए और भी वर्डों की बात करें, चलिए त्योहार शब्द होता है उसमें एक मात्रा होती है, मैंने बहुत बार बता दिया आपको। अभ्यारण्य में भय है वो पूरा आता है, ठीक है। एक देखिए मैंने नुपुर, नुपुर में नू बड़ा आता है पू छोटा आता है, ये भी ध्यान रखना है। मिष्टान में देखिए, मिष्टान में न आधा भी आता है। देखिए मिष्ठान नहीं होता है, क्या होता है, मिष्टान होता है, ध्यान में रखना है ये वर्ड भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है अत्याचार शब्द में लगे उपसर्ग का चयन कीजिए। क्या पूछा है, उपसर्ग पूछा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। क्या पूछा, उपसर्ग पूछा है। तो पहला आपका ऑप्शन है ए, दूसरा है आ, तीसरा है अति और 4 नंबर है आपका अत। बात करें अत्याचार शब्द की, सबसे पहले वर्ड को बोलिए, बोला बोले तो मूल शब्द दिखेगा क्या, आचार आपका मूल शब्द है, बचा क्या अति, अति प्लस आचार यानी कि ई प्लस आ क्या बना, यह बना। संधि कौन सी होगी, देखिए बहुत बार रिपीट करती हूँ, सारे दिन रिपीट करती हूँ। जहां जो भी वर्ड है वो यदि यह व रे से टूटता है, संधि की बात करें यण संधि, ठीक है। तो अत्याचार शब्द में यदि किसकी बात करें, उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग आपका हो जाएगा अति, संधि की बात करें तो अति प्लस आचार और संधि के नाम की बात करें तो यण संधि। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है परवाल और परवार शब्द युगम का सही अर्थ युगम है, परवाल और परवार का। तो पहला आपका ऑप्शन है वस्त्र मूंगा, दूसरा है मोती दीवार, तीसरा है मूंगा वस्त्र, 4 नंबर है दीवार और पन्ना। आंसर कीजिए फटाफट। परवाल और परवार शब्द युगम का सही अर्थ है, तो देखिए परवाल शब्द है उसका अर्थ होता है मूंगा, क्या होता है मूंगा, और परवार क्या होता है आपका वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, प्रसाद और प्रासाद का सही शब्द युगम है, प्रसाद और प्रासाद का सही शब्द युगम है। देखिए इसमें ग्रामर और वोकैब दोनों चीजें पूछी जाएंगी। ग्रामर तो देखिए आपको रटना नहीं है, आप जहाँ एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो आप वर्ड देखोगे ना उस हिसाब से आप सारे क्वेश्चन करके आ जाओगे, ये मुझे पूरी गारंटी है। आप वोकैब क्या है, वोकैब के क्वेश्चन आपके ज्यादा कुछ भारी नहीं आते हैं, रटना पड़ेगा उसको तो थोड़ा सा। बाकी देखो मैं लगभग क्वेश्चन आपके लेके आ रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बाकी एग्जाम में पूछे हुए कुछ वर्ड करवा रही हूँ, साथ साथ विलोम के भी कुछ एक्स्ट्रा करवा रही हूँ। यदि आप बोलोगे तो अलग से छोटी छोटी वीडियो जोड़ लेके आ जाऊंगी वोकैब के लिए, या फिर कोई सा भी टॉपिक है वो थोड़ा यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है ढंग से, या फिर संधि नहीं हो रही है आपसे, हो जाते हैं कभी कभी समझ में नहीं आता एक बार में, तो यदि समास है या फिर उपसर्ग प्रत्यय जो भी टॉपिक है वो आपको थोड़ा सा यदि ढंग से समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देना, मैं टॉपिक स्पेशल टॉपिक लेके आ जाऊंगी उसके लिए, ठीक है। तो देखिए प्रसाद और प्रासाद का सही शब्द युगम है, पहला आपका ऑप्शन है महल अनुग्रह है, दूसरा है ईश्वर को अर्पित भोग प्रसन्नता, तीसरा है कृपा महल, 4 नंबर है निर्मलता विशालता। आंसर कीजिए फटाफट। तो देखिए प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का क्या होता है महल, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। तो देखिए आज आपके 25 ट्यूशन आज की सीरीज के भी हो चुके हैं, 13 क्लासेज मैंने करवा दी हैं आपको। देखिए साथ साथ में देखो मैं एक्सप्लेन भी करवा रही हूँ, इनको भी लिख लेना अलग से और वो बता देना आपको कमेंट में यदि कुछ समझ नहीं आता, कोई सा टॉपिक आपको ढंग से समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए जुड़े रहिए करियर नाउ टीम के साथ, रोज शाम 7 बजे आइए मेरी क्लास में, 8 बजे आपकी करणी सिंह जी राठौर सर की आती है जो मैथ की आती है, 9 बजे लाइव आती है हरीश सर की। ये तीनों क्लासेज लीजिए, आपके सीआरपीएफ स्पेशल आप ही के लिए कर रहे हैं, अपने सपनों की उड़ान देने वाली सीरीज में जुड़े रहिए। तो आज का आपका लेक्चर हो गया है पूरा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।